हेलो बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि इस कोविड काल में आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इस ऑनलाइन क्लास में आज जानेंगे संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में। यह टॉपिक बीए, बीएससी दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए है। मैं डॉक्टर रीता, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस डिपार्टमेंट, सीआरडी पीजी कॉलेज, गोरखपुर से। सरल शब्दों में अगर हम संचार को समझें तो संचार के द्वारा व्यक्ति जानकारी प्राप्त करता है। ये संचार कई प्रकार से किए जा सकते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ चीज़ें जो कि संचार के अंदर इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, फिर संचार का उद्गम कहाँ से हुआ, उसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा, संचार के तत्व और आखिरी में हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टर्मिनोलॉजी के बारे में। संचार में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो शब्द किसके लिए उपयोग किया जा रहा है। तो जैसे कि इसमें एक शब्द है जिसको कम्युनिकेटर कहा गया है। कम्युनिकेटर को संप्रेषक या सूचना देने वाला बोला गया है। और दूसरा शब्द है आपका सेंडर। सेंडर को प्रेषक या भेजने वाला बोला गया है। कम्युनिकेटर और सेंडर दोनों ही शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, जो कि सूचना दे रहा है, यानी कि कम्युनिकेटर और सेंडर दोनों ही शब्द एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है इसको लिखने में या बोलने में। दूसरा शब्द है आपका रिसीवर। रिसीवर पाने वाला व्यक्ति, ग्रहणकर्ता या प्राप्तकर्ता को कहा गया है। अब बात करते हैं कि संचार शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ। तो जो संचार शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। अब बात करते हैं हम संचार शब्द के अर्थ की। संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं, जानकारी, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की यह एक प्रक्रिया है। परिभाषा, लैलैंड ब्राउन के अनुसार संचार तथ्यों, विचारों, भावनाओं या कार्रवाई के पाठ्यक्रमों का प्रसारण और आदान प्रदान है। यानी कि संचार के द्वारा तथ्यों का, विचारों का और भावनाओं का हम आदान प्रदान कर सकते हैं या एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। अब बात करते हैं न्यूमैन और समर की। इन्होंने कहा है कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाता है जिसमें वह अपने विचारों का, भावनाओं का या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बतानी चाहिए उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के तत्व। संचार करने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इनके बिना संचार नहीं किया जा सकता। उसमें से सबसे पहले है आपका सेंडर। सेंडर वो व्यक्ति के होता है जो कि संचार कर रहा है। संचार करने वाला व्यक्ति एक संदेश देगा। वो संदेश एक चैनल यानी कि माध्यम से होता हुआ ग्रहणकर्ता यानी कि प्राप्तकर्ता के पास जाएगा। प्राप्तकर्ता को वो संदेश मिलने के बाद वो वापस एक फीडबैक भेजेगा। किसको? सेंडर को। यानी कि अगर हम एक उदाहरण से समझें तो जो संदेश भेज रहा है यानी कि जो सेंडर है उसने एक संदेश भेजा कि कल कॉलेज बंद होगा। संदेश हमारा क्या हुआ कि कल कॉलेज बंद है। ये संदेश वो किस माध्यम से दे सकता है? आज के युग में मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, तो आपका चैनल क्या होगा? मोबाइल फ़ोन।
लेकिन मोबाइल फ़ोन में भी आप किस माध्यम से भेज रहे हो? 2 प्रकार से संदेश को भेजा जा सकता है। एक है आपका डायरेक्ट कॉल करके और दूसरा है आपका मैसेज करके। तो आप जिस माध्यम से भेज रहे हो वो आपका चैनल कहलाएगा। संदेश ग्रहण कौन करेगा? रिसीवर कहलाता है, यानी कि जिसको हम संदेश भेज रहे हैं वो हमारा रिसीवर हुआ। रिसीवर को संदेश मिला या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? फीडबैक से। रिसीवर को मैसेज मिलेगा तो वो क्या करेगा? वापस जिसने मैसेज भेजा है उसको कह सकता है कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया कि कल कॉलेज बंद है। ये क्या कहलाएगा? ये आपका फीडबैक कहलाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। सबसे पहले है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, फिर बाद में है आपका नेक्स्ट लेवल है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। इनके बारे में डिटेलिंग हम आगे करते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है वर्बल, जिसमें कि बोल कर किया जाता है, यानी कि मौखिक संचार। इसमें व्यक्ति या तो आमने सामने हो सकता है, हम उससे बात कर रहे हैं बोलकर, या फिर वो टेलीफोन या मोबाइल के द्वारा भी बात कर रहा है। क्लासरूम में जो बच्चे बात करते हैं खुद से या टीचर्स से। टीचर जब क्लास में पढ़ाती है, एक व्यक्ति जब स्पीच दे रहा है, किसी को कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई किसी को कहानी सुना रहा है, या फिर आज के युग में ऑनलाइन चैटिंग, या फिर जो हम आज पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास, ये सारी चीज़ें आपकी मौखिक संचार के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं लिखित संचार, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। इसमें जो संचार होगा वो लिखित तौर पे होगा, इसमें कोई बोलेगा नहीं। तो अखबार से जो संचार हो रहा है, यानी कि जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं वो लिखित तौर पर मिल रही हैं। फिर किताबों से हमें क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है, ये भी क्या है? एक प्रकार का संचार है। पत्र यानी कि लेटर, ये लेटर पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन आजकल इनका उपयोग बहुत ही कम हो गया है। लेटर के द्वारा हम क्या संचार करते हैं? अपनी भावनाओं का। हम किसी को पत्र लिखते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, तो वो क्या हो गया आपका? आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर आज के समय में व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर आपका मोबाइल मैसेज, ईमेल। ईमेल बहुत अच्छा ज़रिया है मैसेज को ट्रांसफ़र करने का गुप्त रखकर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। फिर नोटिस, कहीं पे नोटिस लगी है उससे भी आपको क्या मिल रही है? आपको जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ आपको सूचना भी मिल रही है। और फिर है आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? जब बच्चे पेपर लिखते हैं, यानी कि उनसे जो सवाल पूछा जाता है वो उसका आंसर लिखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आंसर शब्दों में लिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? लिखित संचार हुआ। सवाल पूछा गया है, एग्जाम्पल है कि संचार के बारे में बताइए, तो आपको जो भी पता होगा आप वो लिख के बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन है? सेंडर आप हुए, और रिसीवर कौन होगा? जिसके पास ये कॉपी चेक होने को जाएगी, उसको आप क्या समझा रहे हैं? लिखित तौर पर संचार के बारे में समझा रहे हैं। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ये संचार इसमें ये दो भाग में बटा है।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को गैर मौखिक अनकहा संचार भी कहते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं है। इसमें व्यक्ति के हाव भाव या फिर उसके बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक गतिविधियों के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि वो क्या महसूस कर रहा है या वो कैसा फील कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक गतिविधियों द्वारा। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। इसमें एक औरत एक बच्चे की बहुत अच्छे से केयर कर रही है। इस पिक में एक बच्चे ने बहुत भारी सामान उठा रखा है, दूसरा व्यक्ति आके उसकी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। इस पिक में हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना आलसी भरा है, सोफे पे ही लेटा है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे उसकी पीने की चीज़ रखी हुई है। तो ये क्या है, शारीरिक गतिविधियों द्वारा हम उस व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं। फिर आपका दूसरे प्रकार का है इसमें इमोशन एक्सप्रेशन। व्यक्ति के हाव भाव देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है। इस व्यक्ति के हाथ में एक पेज है और वो हंस रहा है, यानी कि उस पेज में कुछ ऐसा है जो उसको प्रसन्नता का अनुभव करवा रहा है। इसमें ये बच्ची बहुत दुखी है, इसमें ये बच्ची रो रही है, इसमें ये बच्ची दुखी है लेकिन साथ साथ रो रही है। और आज के युग में इमोजी सबसे अच्छा ज़रिया है अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये दो प्रकार का होता है। पहला है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन और दूसरा है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऊपर की ओर संचार, यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, एक एम्प्लॉय को कोई समस्या है, उसने अपनी समस्या अपनी सुपरवाइज़र को बताई, सुपरवाइज़र ने वो समस्या मैनेजर को बताई और मैनेजर ने वो समस्या अपने बॉस को बताई। तो ये क्या हुआ, आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में बॉस ने उस समस्या को सुना, उसका समाधान बताया। वो समाधान किसको बताएंगे, मैनेजर को। मैनेजर ने उस समाधान किसको बताया, सुपरवाइज़र को। और सुपरवाइज़र ने वो समाधान किसको बताया, जिसको वो समस्या थी, यानी कि एम्प्लॉय को। यानी कि इससे क्या पता चला हमें, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है बॉटम टू टॉप, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, टॉप टू बॉटम। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि क्षैतिज संचार। इसमें जो संचार किया जाता है वो जो व्यक्ति एक ही लेवल पे काम करते हैं उनके बीच में, यानी कि टीचर का टीचर से, बच्चे का बच्चे से, बॉस का बॉस से, यानी कि एक कंपनी के बॉस का दूसरे कंपनी के बॉस से, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय से, और वो बच्चे जो सेम एज के हैं, वो एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये संचार आपका कैसा होगा, ये आपका क्षैतिज संचार कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार, और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप किसी संस्था या संगठन में कार्य कर रहे हैं तो उस संगठन में जो भी उस समय बात की जाएगी वो आपके कार्य से संबंधित बात होगी, उसको कहा जाता है औपचारिक संचार। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि साइड में लोग बैठे हुए हैं और बीच में उनका बॉस है।
बॉस अपने साथियों के साथ मिलकर कोई विचार कर रहा है और लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये कहलाता है आपका औपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार क्या होता है? इसमें आप जो भी एक संगठन में काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे उस समय आप जो भी बात करोगे वो आपके काम से संबंधित नहीं होगी। जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति है, ये अपने सहयोगियों के साथ बात कर रहा है। इस चित्र में वो कुछ समझा रहा है और लोग उसकी बातें सुनकर हंस रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेडी है जो चाय पी रही है। यानी कि जब कोई कार्य से संबंधित काम की बातें की जाती हैं तो उस समय कोई हंसी मजाक नहीं होता है। और जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो भी बातें हो रही हैं वो हंसी मजाक के रूप में हो रही है, तो ये आपका अनौपचारिक संचार कहलाता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस रिसीवर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं आत्म या स्व संचार की, यानी कि इंटरपर्सनल या फिर सेल्फ कम्युनिकेशन की। इसमें जो व्यक्ति होता है वह खुद से ही बात कर रहा होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये बच्चा ये सोच रहा है कि ये बच्चा मिरर में खुद को देख रहा है और सोच रहा है कि बड़े होके मैं भी ऑफिस जाऊंगा। इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक लेडी है, वो याद करने की कुछ कोशिश कर रही है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि एक लेडी है, वो मिरर के सामने कुछ बोलने का प्रयास कर रही है। और इस पिक में ही एक लेडी है जो बार बार उस चीज़ को याद कर रही है। उसके हाव भाव देख के हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिर पारस्परिक संचार की। इस संचार में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोगों का समूह हो सकता है। वो 12 लोग या 2 लोग या कितने भी लोग किसी भी संस्था से हो सकते हैं, आपके घर के हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि इस पिक में आप देख रहे हैं कि कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस में एक दूसरे को आइडिया बता रहे हैं। यहाँ पे हंसी मजाक हो रही है ऑफिस में, और यहाँ पे बच्चों के साथ माँ बाप इंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपका किस में होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की में। इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, और जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है। यानी कि जब आत्म या स्व संचार की बात करें तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है, और जब पारस्परिक संचार की बात करते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 12 व्यक्तियों का समूह हो सकता है। अब बात करते हैं हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन की। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में 3 या 3 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन 12 से अधिक नहीं हो सकते। और लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन में ज़्यादा से कम 30 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। वो आपका तब जाके लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। तो इसमें एक ही समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जब सूचना प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका कहलाता है मास ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों को संबोधित कर रहा है। ये एक डांस परफॉर्मेंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके उस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं। इस पिक में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों को सूचना दे रहा है, और यहाँ पे एक प्रकार की गैदरिंग हो रही है, यानी कि लोगों का मेल मिलाप हो रहा है, और यहाँ पे कुछ उनको जानकारी या सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुनने के लिए।